हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 11 क्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस शब्द अथवा पद से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देखिए, श्रेया पत्र लिख रही है। श्रेया यहाँ पर कर्ता है, पत्र कर्म है और लिख रही है क्रिया है। यहाँ रंगीन शब्दों में क्रिया दी गई है। बंदर पेड़ पर सो रहा है। अब यहाँ बंदर तो कर्ता है और पेड़ कर्म है और सो रहा था, ये क्रिया हो जाएगी। नेहा कल स्टेडियम जाएगी। नेहा यहाँ पर कर्ता है, स्टेडियम कर्म है और जाएगी क्रिया है। उपयुक्त वाक्यों में लिख रही है, सो रहा था, जाएगी क्रियापद हैं। क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती। क्रिया से ही वाक्य के काल का बोध होता है। यानी हम जब वाक्य के अंत में क्रिया लगाते हैं तो उसी से हमको पता चलता है कि वाक्य कौन से काल का है। तो यहाँ पे अगर हम क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य की रचना भी पूर्ण नहीं हो सकती। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकते हैं। अब हम धातु की परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, सो, जा। लिंग, वचन और काल के अनुसार इनका रूप बदलता है। यानी जब क्रिया का मूल रूप होगा उसी से ही जो मूल रूप है वही धातु कहलाता है। उसी से क्रिया का निर्माण किया जाता है। लिख में ना जोड़ेंगे तो लिखना, पढ़ में ना जोड़ेंगे तो पढ़ना, और जा में ना जोड़ेंगे तो जाना, सो में ना जोड़ेंगे तो सोना, हंस में ना जोड़ेंगे तो हंसना। क्रिया का सामान्य रूप धातु में ना प्रत्यय क्रिया का जोड़ने से बनता है। जैसे लिखना में मैंने आपको बताया था, ना जोड़ने पर लिखना। हंस में ना जोड़ा हंसना, पा में ना जोड़ा पाना। खेल में ना जोड़ा खेलना, हंस में ना जोड़ा हंसना। तो यहाँ पे देखो क्रिया इनका निर्माण किया गया है ना प्रत्यय जोड़ने पर। क्रिया के भेद। क्रिया का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जाता है। पहला होता है कर्म के आधार पर, दूसरा होता है रचना या प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में कर्म होता है उनकी सकर्मक क्रिया होती है। यानी ऐसे वाक्य जिनमें कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई दे वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। यानी सीधा क्रिया का फल किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। इसलिए वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आप उदाहरण देखिए, मोहन घर जाता है। अब यहाँ पर देखो जाने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? देखो आप यहाँ पर जाता है। अब जाता है का प्रभाव घर पे पड़ रहा है और घर क्या है? कर्म है। ऐसे नीता पानी पीती है, पीने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पानी पे पड़ रहा है और पानी क्या है? कर्म है। इसलिए इन वाक्यों में सकर्मक क्रिया है। इसी तरह से आप देखिए, मंजू ने केला खाया। अब खाने का प्रभाव केले पे पड़ रहा है तो ये भी क्या है? केला क्या है? कर्म है। तो ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। माँ ने खाना बनाया। अब बनाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खाने पे पड़ रहा है। तो ये खाना शब्द कर्म है, तो ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दुकानदार ने सब्जी तोली। तोलने का प्रभाव सब्जी पर पड़ रहा है, तो ये भी सब्जी क्या है? कर्म। ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। महिमा कविताएं पढ़ रही है। अब यहाँ पे पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ा है? कविताओं पर पड़ा है, तो ये कविता जो है कर्म है। तो ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चा खिलौने से खेल रहा है। अब देखो खेलने का प्रभाव किस पे पड़ा? खिलौने पे पड़ा। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है इसका। यानी क्या हो रहा है? क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पे पड़ रहा है और ये सकर्मक क्रिया बन रही है। अब यहाँ पे देखो एक ही कर्म दिया हुआ है, सारे वाक्यों में एक ही कर्म दिया हुआ है। अब हम सकर्मक क्रिया के भेद पढ़ेंगे। पहला होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम एक कर्मक क्रिया पढ़ेंगे। जिस सकर्मक क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म होगा, यानी जहाँ सिर्फ एक ही कर्म होगा, वो सकर्मक क्रिया क्या कहलाएगी? एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। यानी वाक्य में जहाँ एक ही कर्म होगा, जैसे कि आप उदाहरण देखिए, कुत्ता रोटी खाता है। अब देखो यहाँ पर एक ही कर्म हमें दिखाई दे रहा है, रोटी। तो ये क्या है? ये भी एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। रश्मि पुस्तक पढ़ती है।
अब पुस्तक यहाँ पर एक ही कर्म हमें दिखाई दे रहा है, रश्मि यहाँ करता है और पढ़ती है क्रिया। तो इन दोनों ही वाक्यों में रोटी और पुस्तक एक एक कर्म है, अतः इन वाक्यों की क्रिया अकर्मक एक कर्मक होगी। क्योंकि देखो अकर्मक होगी तो अकर्मक में कर्म नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक कर्म दिया हुआ है, इसलिए सकर्मक का जो भेद है एक कर्मक, उसका ये उदाहरण है। श्रेया पत्र लिख रही है। अब यहाँ पे देखो श्रेया कर्ता है और पत्र यहाँ कर्म है और लिख रही क्रिया, तो पत्र यहाँ एक ही कर्म दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक कर्मक का उदाहरण है। बंदर पेड़ पर सो रहा था। अब पेड़ पर यहाँ पर एक ही कर्म दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक कर्मक का उदाहरण है। महिमा कविताएं पढ़ रही है। कविताएं यहाँ एक ही कर्म दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक कर्मक का उदाहरण है। इसी तरह से नोनी ने रीचा को टॉफ़ी दी। अब ये देखो द्विकर्मक का उदाहरण आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो नोनी तो क्या है, कर्ता, और रीचा क्या है, रीचा यहाँ पर कर्म है, और टॉफ़ी भी यहाँ कर्म है, और दी यहाँ पर क्रिया है। अब देखो हम द्विकर्मक पढ़ते हैं कि जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अध्यापक बालकों को गणित पढ़ाता है। अब यहाँ पर अध्यापक तो करता है और बालकों और गणित, यहाँ पर दो शब्द कर्म दिए गए हैं और पढ़ाता है क्रिया है। साक्षी रोहित को 50 रुपये देती है। साक्षी यहाँ करता है और रोहित और रुपये दो यहाँ पर कर्म दिए गए हैं। रोहित और 50 रुपये यहाँ कर्म दिए गए हैं और देती है क्रिया, तो ये भी द्विकर्मक का उदाहरण है। इसी तरह से माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। माँ यहाँ पर करता है, बच्चे को और खाना दो कर्म यहाँ दिए गए हैं। ऐसे ही नोनी ने रीचा को टॉफ़ी दी। अब नोनी यहाँ पर करता है और रीचा क्या है, रीचा और टॉफ़ी यहाँ पर कर्म है, और दी यहाँ पर क्या है, क्रिया। इसी तरह से प्रिया ने ईशान को लोरी सुनाई। प्रिया यहाँ करता है, ईशान और लोरी यहाँ पर क्या है, कर्म है, और सुनाई यहाँ पर क्रिया है। इसी तरह से अध्यापक बालकों को किताबें पढ़वाता है या पुस्तकें पढ़ाता है, तो अध्यापक तो यहाँ पर क्या है, कर्ता, और पुस्तक बालकों को और पुस्तक दो कर्म यहाँ दिए गए हैं और पढ़ाता है क्रिया है, तो ये भी द्विकर्मक का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर कर्ता के अलावा दो कर्म भी दिया हुआ होगा, वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी। यानी जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया होती है। इन दोनों वाक्यों में बालक और गणित दो कर्म आए हैं और दूसरे वाक्य में रोहित और रुपए दो कर्म आए हैं, अतः इन वाक्यों की द्विकर्मक क्रिया है। अब हम कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर वाक्य, ये सकर्मक क्रिया के भेद हमने पढ़े थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब हम दूसरा भेद पढ़ेंगे कर्म के आधार पर, अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता उनकी अकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया में तो हमने पढ़ा था कि क्रिया का फल सीधा कर्म पे पड़ेगा, लेकिन अकर्मक क्रिया में क्या होगा कि अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पे पड़ेगा सीधा, यानी इसमें कर्म नहीं दिया हुआ होगा, सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा। जैसे आप उदाहरण देखिए, नेताजी जा रहे हैं। अब देखो जाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सीधा नेताजी पर, और नेताजी क्या है, कर्ता, और जा रहे हैं क्रिया, तो क्रिया का सीधा प्रभाव नेताजी पे पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। राखी हंस रही है, हंसने का प्रभाव राखी पे पड़ रहा है, यानी कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। मीना हंसती है, ये भी अकर्मक क्रिया है। इसी तरह से चाची जी सो गई, सोने का प्रभाव चाची जी पे पड़ रहा है। इसी तरह से बस चली गई, ये भी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें सीधा क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, दौड़ने का प्रभाव सीधा घोड़े पर पड़ रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। बच्चा रो रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया है। इसी तरह से अकर्मक क्रिया में आप और उदाहरण देखिए कि माँ जाग गई। अब यहाँ पे जागने का प्रभाव सीधा माँ पर पड़ा, तो ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से सब रात भर जागते रहे, जागने का प्रभाव सभी पर पड़ा, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। वृक्ष झुका हुआ खड़ा था, ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि सीधा पेड़ पे चल रहा है प्रभाव, क्रिया का प्रभाव सीधा पेड़ पर है, तो ये भी अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। यानी क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा और इसमें कर्म नहीं दिया जाएगा। इन वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः जा रहे हैं और हंस रही है क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है। अब हम रचना
पहला तो हमने कर्म के आधार पर क्रिया का भेद पढ़ा था, अब हम इसका दूसरा आधार पढ़ेंगे, रचना अथवा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। रचना अथवा प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में केवल एक साधारण क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी एक शब्द की क्रिया यहाँ पर आएगी, एक सामान्य क्रिया यहाँ आएगी, तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह आया, आया शब्द यहाँ पर क्रिया है, सामान्य क्रिया। मैं भूखा हूँ, हूँ शब्द यहाँ सामान्य क्रिया है। इसी तरह से वह गया, ये भी सामान्य क्रिया है। वह गई, ये भी सामान्य क्रिया है। यहाँ पर आया और हूँ सामान्य क्रिया है। इसी तरह से उसने खाना खाया, अब यहाँ पे देखो खाया शब्द, एक शब्द की एक सामान्य क्रिया यहाँ दी गई है, तो ये भी सामान्य क्रिया का उदाहरण है। यानी जहाँ पर सिर्फ एक साधारण क्रिया का प्रयोग होगा वहाँ पर सामान्य क्रिया होगी। रचना के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी एक वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों की क्रिया दी होगी, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे आप उदाहरण देखिए, माता जी ने रामायण पढ़ ली है। अब यहाँ पर देखो पढ़ ली है, 3 शब्दों में यहाँ पर क्रिया दी गई है, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से वह पुलिस से डरकर भाग गया, अब यहाँ पर भाग और गया 2 शब्द में यहाँ पर क्रिया दी गई है, तो ये भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से वर्षा होने लगी, ये भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, होने और लगी। इसी तरह से राजू पेड़ पर चढ़ गया, ये भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, चढ़ और गया 2 शब्द की यहाँ क्रिया दी गई है। वह तो कब का चला गया, अब यहाँ पर चला और गया 2 शब्द की क्रिया दी गई है, ये भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से सिपाही लौट गया, ये भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, लौट और गया 2 शब्द की यहाँ पर क्रिया दी गई है। पुजारी ने प्रसाद बांट दिया, बांट और दिया 2 शब्द की यहाँ क्रिया दी गई है, संयुक्त क्रिया ये भी। दादाजी ने बड़ाई से मेज ठीक करवाई, ये भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। वह कब का बाजार चला गया होगा, अब चला गया होगा, अब यहाँ पे देखो 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों की यहाँ क्रिया दी गई है, ये भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इन वाक्यों में पढ़ ली है और भाग गया में 2-2 क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सब संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। अब हम तीसरा भेद पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द चाहे वो संज्ञा से बने हों या विशेषण से बने हों या सर्वनाम से, उनके पीछे प्रत्यय लगाकर नई क्रिया का निर्माण किया जाता है, वो सब नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि संज्ञा शब्द से आप देखिए फिल्म शब्द संज्ञा है, फिल्म में हमने आना प्रत्यय जोड़ा तो फिल्माना बन गया, तो फिल्माना शब्द क्या है, नाम धातु क्रिया है। इसी तरह से दुख में हमने ना प्रत्यय जोड़ा, दुखना, ये भी क्या है, संज्ञा से नया शब्द बन गया। इसी तरह से हाथ से हथियाना बन जाएगा, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, गांठ से गठियाना, लात से लतियाना, फटकार से फटकारना। तो ये सब संज्ञा शब्दों से एक क्रिया का निर्माण हुआ है, तो ये सब नाम धातु क्रिया है। इसी तरह से विशेषण से आप देखिए, साठ से इयाना प्रत्यय लगाए तो सठियाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, गरम से गरमाना, अपना से, अब देखो सर्वनाम से भी आप देखो, अपना से अपनाना, तोतला से तुतलाना, चमक से चमकाना, हिन से हिनहिनाना, भिन भिन से भिन भिनाना, खटखट से खटखटाना। देखो यहाँ पे कुछ शब्द भी दिए गए हैं, अपनाना, झुठलाना, हथियाना, लजाना, शर्माना। तो ये सारे शब्द किसी न किसी विकारी शब्दों से बने हैं, चाहे वो संज्ञा से बने हो, सर्वनाम से बने हो या विशेषण से बने हो। तो उसमें प्रत्यय लगाकर एक क्रिया का निर्माण हुआ है, वो सब नाम धातु क्रिया कहलाती है। वह अच्छी आदतें अपनाना चाहता है, अब यहाँ पे अपनाना शब्द क्या है, एक नाम धातु क्रिया है। इसी तरह से राजा ने प्रजा की ज़मीन हथिया ली, या राजा ने मोहन की ज़मीन हथिया ली, हथियाना शब्द भी क्या है, ये नाम धातु क्रिया है। चोर ने मकान से कई सामान चुरा लिए, या चोर सामान चुराना चाहता था, चुराना शब्द क्या है, तो ये भी
नाम धातु क्रिया है चुराना शब्द। रचना के आधार पर क्रिया का चौथा भेद होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता यानी कि काम को करने वाला व्यक्ति स्वयं खुद काम नहीं करके दूसरों से काम करवा रहा है या दूसरों से काम करवाने की प्रेरणा देता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है कि जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, रमन ने शालिनी से खाना बनवाया, यानी रमन ने खुद खाना नहीं बनाकर किससे बनवाया, शालिनी से बनवाया। तो यहाँ पर बनवाया शब्द में प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी तरह से और उदाहरण देखिए, पिता बच्चों को अध्यापक से अंग्रेजी पढ़वाते हैं। अब यहाँ पे पिता स्वयं नहीं पढ़ा के किससे पढ़वा रहे हैं, अध्यापक से पढ़वा रहे हैं। तो पढ़वाते हैं क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है इस वाक्य में। इसी तरह से मालकिन नौकरानी से सफाई करवाती है शब्द में यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। मालकिन खुद काम नहीं करके किससे करवा रही, नौकरानी से करवा रही। अध्यापक बालकों से पुस्तक पढ़वाता है यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि अध्यापक स्वयं नहीं पढ़ के दूसरे से बालकों से पढ़वा रहा है। मोहन दर्जी से कपड़े सिलवाता है में भी प्रेरणार्थक क्रिया है। सरिता नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। रजनी नौकरानी से बच्चे को सुलवाती है। अब सुलवाती है यानी रजनी खुद बच्चे को नहीं सुला के किससे सुलवा रही है, नौकरानी से सुलवाती है। तो सुलवाती है प्रेरणार्थक क्रिया है। दीपक पूनम से बटन लगवाता है। अब लगवाता है भी प्रेरणार्थक क्रिया है। रमन ने शालिनी से खाना बनवाया, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। पिताजी ने बेटे से अखबार मंगवाया, यानी खुद नहीं लाके किससे मंगवाया, बेटे से मंगवाया। तो ये भी प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, मंगवाया। पहले वाक्य में रमन करता है, यानी कि काम को करने वाला रमन है, उसने खुद काम नहीं करके खुद खाना नहीं बना के शालिनी से बनवाया। इसी प्रकार पिता कर्ता खुद अंग्रेजी न पढ़ाकर बच्चों को अध्यापक से पढ़वाता है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता देखो यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में रमन और पिता प्रेरक कर्ता हैं, और शालिनी और अध्यापक यानी जिससे काम करवाया है वो क्या है, प्रेरित करता है। यानी कि प्रेरणा से जिनने काम किया वो प्रेरित करता है, और जिसने काम बताया वो प्रेरक करता है, और जिसने प्रेरणा से काम बताने के बाद कार्य किया वो प्रेरित करता कहलाता है। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना दो रूपों में होती है। मूल क्रिया जो लिखी होती है उसको प्रथम रूप में और द्वितीय रूप में बदल देते हैं। चढ़ना से चढ़ाना या चढ़वाना। पढ़ना से पढ़ाना या पढ़वाना, द्वितीय रूप में पढ़वाना बन जाएगी। खाना से खिलाना और खिलवाना। उसके बाद हम इसका पांचवा भेद पढ़ेंगे। रचना अथवा प्रयोग के आधार पर क्रिया का पांचवा भेद होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि कर्ता द्वारा जो काम पहले किया जाएगा उसके तुरंत बाद दूसरा काम शुरू कर लिया जाएगा, तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। यानी कर्ता के द्वारा जो पहले काम किया गया है, यानी कि अगला काम उसने शुरू कर लिया है, लेकिन उससे पहले जो काम उसने ख़त्म किया है, वो जो क्रिया ख़त्म की है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे वह चाय पीकर स्कूल गया। अब यहाँ पर देखिए पीकर और पीकर शब्द जो है वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, यानी पहले उसने चाय पीने का काम किया है फिर स्कूल गया। वह नहा धोकर पूजा में सम्मिलित हो गया। अब यहाँ पर देखो धोकर क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उपयुक्त वाक्यों में गया और हुआ क्रिया के पूर्व पीकर धोकर क्रिया का प्रयोग किया है, यानी पहले अंतिम क्रिया से पहले एक पूर्वकालिक क्रिया भी आएगी, जो कि पहला जो कार्यकर्ता के द्वारा किया जाएगा वो उसकी क्रिया होगी, तो वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। ये क्रियाएं क्योंकि पूर्व पहले काल भूतकाल में संपन्न हो चुकी है, अतः ये क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। जैसे कि जो कार्य तुरंत जो कर्ता अभी जो काम कर रहा है उससे तुरंत पहले जो काम उसने ख़त्म किया है भूतकाल में, वो सब पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे आप और उदाहरण देखिए, मुकुल पढ़कर सो गया। अब यहाँ पर पढ़कर शब्द क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, यानी पढ़ने का काम उसने पहले किया फिर सो गया। आवाज़ सुनकर सारी चिड़िया उड़ गई। सुनकर शब्द यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। रेनू दूध पीकर सो गई। पीकर शब्द यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। मैं नहाकर पढ़ूंगा। नहाकर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। रेनू ने गीत गाकर सुनाया। अब यहाँ पर देखो गाकर
पहले गाने का काम किया है तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। माताजी ने उठकर भगवान की पूजा की, उठकर शब्द यहाँ पर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। सुरेश नहाकर मंदिर जाता है, नहाकर शब्द क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि पहले उसने एक कार्य को ख़त्म किया है, उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य संपन्न हो चुका है। यानी कर्ता के द्वारा जो पहला कार्य हुआ है तो मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी जब भी आप कोई भी वाक्य पढ़ोगे उसमें मुख्य क्रिया के तुरंत मुख्य क्रिया से पहले, यानी कि जो आखिरी में जो क्रिया हुई है उससे पहले जो कार्य खत्म हुआ है वो सब पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में क्रिया के बारे में पढ़ लिया है। इस प्रकार ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।